हेलो बच्चों, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम स्टडी करें चैप्टर नंबर 1 और उसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। और आज है उसका लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये टॉपिक के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी इसको ठीक से सुनो। और इस टॉपिक में पूरा सिलेबस इन्वॉल्व है, मतलब डायमेंशन जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, इसमें जो फॉर्मूलेज हम लोग यूज़ करेंगे वो 11-12 के सभी फॉर्मूलेज का यूज़ इसमें किया है। तो ये टॉपिक इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सब लोग ध्यान दो, बिल्कुल भी अपना ध्यान मत हटाओ। अगर आपने ध्यान हटाया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको पूरा ध्यान देके आज ये लेक्चर देखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस। लेकिन इसके पहले लेते हैं थोड़ा रिवीजन, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। देखो बच्चों, हमने 2 टाइप की फिजिकल क्वांटिटी स्टडी की। एक होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरी होती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसको कहा जाता है? जो क्वांटिटी के ऊपर बाकी क्वांटिटीज डिपेंड होती है, बट ये क्वांटिटीज किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होती है। जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है उसको हम फंडामेंटल बोलते हैं, और जो डिपेंडेंट होती है उसको हम डिराइव्ड बोलते हैं। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज ओनली 7 आर फंडामेंटल, रिमेनिंग ऑल आर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ऑलरेडी हमने इसके बारे में स्टडी किया है। तो अभी यहाँ पे एक बार फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज मुझे बता दो कौन सी है। लेंथ है, मास है, टाइम है। लेट मी टेक एक्स्ट्रा लेक्चर टुमारो अगेन। मैंने ऑलरेडी आपको सेंटेंस बोला है, उसका यूज करके आप उसको याद रखोगे। लेट मी टेक एक्स्ट्रा लेक्चर टुमारो अगेन मतलब क्या? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ऐसे टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का यूज करके हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बनाते हैं, मतलब दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज का यूज करके डिराइव्ड होती है फिजिकल क्वांटिटीज, राइट। तो आज हम लोग ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का यूज करके ही डायमेंशंस बनाने वाले हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला एक्सप्रेस करने वाले हैं। तो इसीलिए मैंने आपको ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में रिवाइज किया, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कैसे आप एक्सप्रेस करोगे, टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो देखो बच्चों, डायमेंशंस होता क्या है पहले मैं आपको वो बताती हूँ। इसकी डेफिनेशन हम एंड में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर तुरंत मैंने आपको डेफिनेशन बताई तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो पहले ये टॉपिक मैं आपको पढ़ा देती हूँ, उसके बाद एंड में इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगी। देखो, डायमेंशंस जो होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है, उसमें सिर्फ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के ही सिंबल होते हैं। मतलब कौन सा भी डिराइव्ड, फॉर एग्जांपल एरिया क्या है? एरिया एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो बनती है लेंथ इंटू ब्रेड का यूज करके। सब लोग ध्यान से सुनेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एरिया बनता है लेंथ इंटू ब्रेड का यूज करके। तो ये फॉर्मूला चाहे कौन सी भी फिजिकल क्वांटिटीज से बना हो, लेकिन आप इसको फंडामेंटल में ही एक्सप्रेस करोगे। डिराइव्ड का कौन सा भी फॉर्मूला हो, आप उसको फंडामेंटल के सिंबल्स में ही एक्सप्रेस करोगे। उसको बोला जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो वो कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके लिए सबसे पहले आप फंडामेंटल के जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है उनके सिंबल्स क्या यूज़ करोगे वो मैं आपको बता दूँ। तो सबसे पहले हम उनके सिंबल्स देखते हैं। तो देखो बच्चों, ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ मैंने यहाँ पे लिख ली है। तो इनके हम क्या सिंबल्स यूज़ करेंगे डायमेंशंस के लिए वो मैं आपको बताती हूँ। लेंथ के लिए जो सिंबल हम डायमेंशन के लिए यूज़ करेंगे वो L है। मास के लिए हम लोग यूज़ करेंगे M, टाइम के लिए यूज़ करेंगे T, वही सिंबल्स रहेंगे। इलेक्ट्रिक करंट के लिए कभी कभी I भी यूज़ करते हैं या फिर एम्पियर का A भी यूज़ किया जाता है। तो I और A दोनों यूज़ कर सकते हैं हम लोग। लुमिनस इंटेंसिटी के लिए देखो कैंडेला यूज़ किया जाता है, इसलिए C यूज़ करेंगे हम लुमिनस इंटेंसिटी के लिए। टेम्परेचर का T ऑलरेडी यूज हो चुका है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे केल्विन का K यूज करेंगे। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल ही यूज किया जाता है। देखो,
लेंथ के लिए L, मास के लिए M, टाइम के लिए T, इलेक्ट्रिक करंट के लिए I या फिर A, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए C कैंडेला का, टेम्परेचर के लिए केल्विन का K और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। तो ऐसे सिंबल्स हम लोग डायमेंशंस के लिए यूज करने वाले हैं। तो सब लोग अभी ध्यान देंगे, डायमेंशन कैसे निकालना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये डायमेंशन कैसे निकालते हैं ये बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। देखो, चाहे कौन सी भी स्ट्रेट फिजिकल क्वांटिटी हो, मतलब फॉर एग्जांपल डिस्टेंस हम कैसे मेजर करते हैं? स्ट्रेट, राइट। या फिर डिस्प्लेसमेंट भी हम कैसे मेजर करते हैं? स्ट्रेट। रेडियस भी हम लोग कैसे मेजर करते हैं? स्ट्रेट। हाइट भी हम लोग स्ट्रेट। डेप्थ, लेंथ, ब्रेड्थ, ये सभी चीजें हम लोग कैसे मेजर करते हैं? स्ट्रेट मेजर करते हैं। तो इन सब चीजों के लिए हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लेंथ ही यूज करेंगे, मतलब इन सब के लिए हम सिंबल L ही यूज करेंगे, ये आपको याद रखना है। चाहे वो डिस्टेंस हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे वो रेडियस हो, हाइट हो, जितनी भी स्ट्रेट चीजें हैं जो आप मेजर करने वाले हो, इन सब के लिए हम लेंथ सिंबल यूज करेंगे, L सिंबल यूज करेंगे। ये बात आपको याद रखनी है। चाहे वो कौन सा भी फॉर्मूला हो, उसमें अगर डिस्टेंस आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है, तो तुरंत आप L की पावर यूज करोगे। अंडरस्टैंड एवरीबडी? तो ये बात आपको याद रखनी है। अभी हम स्टार्ट करते हैं डायमेंशन निकालना। तो बच्चों चलो पहला एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ एरिया का। तो सबसे पहले आपको कोई भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर डायमेंशन निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले उसका फॉर्मूला पता होना बहुत जरूरी है। मतलब अगर आपको एरिया का डायमेंशन निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला पता होना ही चाहिए। अभी वो कौन सी भी चीज का डायमेंशन आपको पूछ सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का पूछ सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स का पूछ सकते हैं, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, एनर्जी, फोर्स, प्रेशर, कौन सी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन वो लोग आपको पूछ सकते हैं। अभी आप बोलोगे मैम हमें तो इनके फॉर्मूलेज नहीं पता, फिर हम क्या करें? तो डोंट वरी, जब आपकी फाइनल एग्जाम मतलब 11th और 12th दोनों का मिला के जब सिलेबस खत्म होगा तो इसमें सभी फॉर्मूलेज आए हैं, उनमें से ही कौन सा तो भी एक फॉर्मूला वो लोग आपको पूछेंगे। अगर नहीं पता है तो आप नेट पे डालो, आपको फिजिक्स के सभी फॉर्मूलेज की लिस्ट आपको मिल जाएगी और वो आप लर्न करके ही रखो, क्योंकि डायमेंशन वो कौन सी भी चीज़ का पूछ सकते बता नहीं सकते। इसीलिए नेट से सभी फिजिक्स के फॉर्मूले की एक लिस्ट बना लो और एक कार्ड शीट बना के अपने घर में लगा दो। आपको लर्न करने ही है, रटने ही है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो हम इजी फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं, फिर मैं थोड़ा टफ में जाऊंगी और फिर इसके ऊपर JEE में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, AIEEE में कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आज मैं थोड़ा डिटेल में लेने वाली हूँ, इसलिए आपको समझना ही पड़ेगा। तो एरिया देखो, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस चैप्टर के इस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है सबको पता है। एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो मैंने आपको बोला कि चाहे कौन सी भी स्ट्रेट फिजिकल क्वांटिटी हो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? L ही यूज करते हैं। तो देखो डायमेंशन लिखने का तरीका कौन सा होता है। डायमेंशन लिखने के लिए हम लोग ऐसा बड़ा ब्रैकेट यूज करते हैं और इस बड़े ब्रैकेट के अंदर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की पावर बढ़ाते हैं। पावर कैसे बढ़ाते हैं देखो, अभी इसमें कौन सी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आई है? लेंथ आई है, ब्रेड्थ आई है। इसमें फंडामेंटल कौन सी है? L ही है। लेकिन मैंने आपको क्या बोला है, चाहे वो लेंथ हो, ब्रेड्थ हो, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, हम किसकी पावर बढ़ाएंगे? L की ही पावर बढ़ाएंगे। तो इसमें देखो, इसको मैंने कंसीडर किया L, इसको भी कंसीडर किया L, तो यहाँ कितने L आ रहे हैं? 2 L आ रहे। तो हम इसकी पावर इसके सिर के ऊपर बढ़ाते हैं। यहाँ 1, यहाँ 1, 1 + 1 कितना बन गया? 2। तो इसकी पावर क्या आएगी? फंडामेंटल डायमेंशन में, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की पावर क्या आएगी? 2। तो अगर आपको कोई एरिया का डायमेंशन पूछे तो डायमेंशन ऑफ एरिया ऐसे मेंशन करते हैं, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एरिया। अगर आपको कोई एरिया का डायमेंशन पूछे तो आप क्या लिखोगे? L2। सिर्फ आप इतना भी बता सकते हैं, बट इसको लिखते वक्त थोड़ा डेकोरेट करते हैं। इसको लिखते वक्त 3 फिजिकल क्वांटिटी का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, LMT, लेंथ, मास, टाइम। इन तीनों को ऐड किया जाता है। किया तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा। आप इसको खाली इतना भी लिख सकते हैं, बट अगर करना है तो आप लेंथ L2, इसमें सिर्फ L2 है, मास है क्या? मास नहीं है, मतलब मास की पावर क्या आएगी? 0 आएगी।
टाइम है क्या? नहीं, तो टाइम की पावर क्या आएगी? 0 आएगी। तो यहाँ पे L2m0t0, ये जो चीज, ये जो फॉर्मूला बना है, इस फॉर्मूले को हम लोग बोलते हैं डायमेंशन। देखो ये सभी फॉर्मूलेज में आपको कहीं पे भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी नजर नहीं आ रही है। आपने सब किसकी पावर बढ़ाई है? सभी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की पावर बढ़ाई है। इसमें आप और भी ऐड कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक करंट A0 K0 भी बना सकते हैं, बट लिखने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा LMT, और अगर कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी होगी तो वो उसमें ऐड कर देते हैं। ऐसे लिखने का तरीका है डायमेंशंस का। चलो और एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स लूंगी तो आपको बराबर क्लियर होगा, फिर एंड में मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगी। तो इसमें ये जो 200, ये जो पावर है, इस पावर को डायमेंशन बोला जाता है, लेकिन ये पूरे फॉर्मूले को डायमेंशनल फॉर्मूला बोला जाता है। दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला, और सिर्फ पावर है, उस पावर को हम लोग डायमेंशंस बोलते हैं। ओके, और एक दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया वेलोसिटी। अब देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए। स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। राइट, ये फॉर्मूला है, आपने स्टडी किया है 10 तक, आपको ये फॉर्मूला होगा। तो डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं होगा तो याद कर लो, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। वैसे इसके बारे में डिटेल में हम लोग स्टडी करने ही वाले हैं मोशन चैप्टर में। तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला। अभी आपको पूछा गया कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। मैंने आपको बोला ऐसे लिखते डायमेंशन। अब देखो मैंने आपको बोला है, चाहे कौन सी भी स्ट्रेट फिजिकल क्वांटिटी हो, आप किसकी पावर बढ़ाओगे? L की पावर बढ़ाओगे। तो ऊपर आप किसकी पावर बढ़ाओगे? L। और पावर कितनी है डिस्प्लेसमेंट की? 1। मतलब यहाँ L की पावर भी क्या आएगी? 1 आएगी। डिवाइड बाय टाइम। टाइम मतलब टाइम तो फंडामेंटल है, तो वहां पे टाइम की पावर बढ़ेगी, तो टाइम T1। अब देखो इसको एक ही लाइन में लिखना है, ऐसे डायमेंशन लिखना अलाउड नहीं है। आपको डायमेंशन हमेशा एक लाइन में लिखना अलाउड है। तो अभी यहाँ पे देखो क्या आएगा? अभी L1 ही आएगा, M नहीं है, मतलब M हम क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। और T देखो, T यहाँ पे +1 है। T यहाँ पे क्या है? नीचे +1। जब कोई नीचे की चीज ऊपर जाती है तो वो प्लस का क्या बनता है? माइनस। तो यहाँ पे T क्या बनेगा? -1। मतलब वेलोसिटी का डायमेंशन आपको क्या मिला? L1। इसको रीड ऐसे करते हैं, L1 m0 t-1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। अंडरस्टैंड एवरीबडी? तो यहाँ पे डायमेंशंस क्या है? 1 0 -1। यहाँ पे डायमेंशन क्या है? 2 0 0। और डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया क्या है? L2 m0 t0। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी L1 m0 t-1। ओके, और बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग लेंगे। उसके बाद लेते हैं डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन। सो सबको पता होगा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। बताओ मुझे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो हम लोग यहाँ पे लेंगे वेलोसिटी, चाहे वो चेंज हो, चाहे वो ओरिजिनल हो, चाहे कुछ भी हो, हम सिर्फ वेलोसिटी लेने वाले हैं। वेलोसिटी पर यूनिट टाइम कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। ओके, तो अभी हमने यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव किया, वेलोसिटी का डायमेंशंस निकाला। राइट, क्या था वेलोसिटी का डायमेंशन? बोलो सब लोग। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज L1 m0 t-1। L1 m0 t-1। तो ये पहले हम लिख लेंगे। और नीचे क्या है? टाइम है, तो यहाँ टाइम का T1 आएगा। पावर ऑफ टाइम क्या है? T1। तो यहाँ पे टाइम का T1 आएगा। तो देखो अभी इसका डायमेंशन क्या बनेगा? L1 ही रहेगा, m0 ही रहेगा, और t का जो है ये -1 एज इट इज रहेगा, और नीचे का +1 ऊपर आके क्या बनेगा? -1। तो ये -1 हम इसमें ऐड करेंगे। राइट, तो ये -1 मैंने इसमें ऐड किया, तो देखो -1 कितना बन गया? -2 बन गया। मतलब हमें एक्सेलरेशन का डायमेंशन मिलेगा L1 m0 t-2। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान दे के सुनो, ये आपको आना ही चाहिए इन एनी कंडीशन, क्योंकि आपको हर एक टॉपिक में डायमेंशन लिखना है। 11th 12th के हर एक टॉपिक में आपको डायमेंशन लिखना है, तो ये आपको आना ही चाहिए। अगर नहीं आया तो मुझे ग्रुप में वैसे मैसेज करो, मैं वापस पढ़ाऊंगी ये टॉपिक, बट आपको आना ही चाहिए। ठीक है, दिस इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। अभी थोड़ा हार्ड लेते हैं, हार्ड मतलब बहुत ही इजी है। नेक्स्ट है फोर्स का डायमेंशन। फोर्स का डायमेंशन के लिए सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। फोर्स का फॉर्मूला मैं ही बता देती हूँ, मास इंटू एक्सेलरेशन।
तो देखो मास इंटू एक्सेलरेशन, अभी हमने एक्सेलरेशन का डायमेंशन निकाला। देखो लेकिन और एक बात बता दूं, ये आपको रटना नहीं है, ये जो मैं पढ़ा रही हूँ इसको आप रट नहीं सकते। फोर्स के डायमेंशन, ठीक है फोर्स के डायमेंशन रटोगे, पावर के रटोगे, बट इतने सारे फॉर्मूलेस के डायमेंशन रटोगे और L1 कभी कभी 1 का 2 हो जाता है, 1 का -1 हो ही जाता है। तो इसलिए मैं आपको बता दूँ कि इसको रटो मत, हमेशा डायमेंशन कभी भी सॉल्व करो। ये जस्ट लाइक द मैथमेटिक्स है, इसको आपको सॉल्व करना है, इसको रटना नहीं है। एक्सेलरेशन का डायमेंशन याद नहीं है, सॉल्व कर लो। क्या है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला? वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी पर, या फिर आप इसका यूनिट जो है इससे भी कर सकते हैं। वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट ना। तो मीटर पर, मीटर किसका है? इसकी पावर क्या है मीटर की? 1, तो L1 लिखो। मीटर मतलब L1, m 0 ही आएगा, किलोग्राम नहीं है क्योंकि इसमें सेकेंड स्क्वायर है, मतलब टाइम का स्क्वायर है, लेकिन नीचे स्क्वायर है। देखो मीटर पर डिवाइड बाय है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब नीचे सेकेंड स्क्वायर है, मतलब टाइम का स्क्वायर नीचे है, तो हम ऊपर लेके क्या बनेंगे? -2। तो इससे आप तुरंत लिख सकते हैं। या फिर अगर ये मेथड आपको हार्ड लग रही है तो जो मैंने पहले बताई फॉर्मूले का यूज करके वैसे करो, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन हमें पता है, वो डाल दो। मास तो फंडामेंटल है तो उसकी पावर डायरेक्ट बढ़ेगी m1, और एक्सेलरेशन का क्या है? L1 m0 t-2। अब देखो ये L1 इधर L नहीं है तो यहाँ पे L1 ही रहेगा। m इधर 0 है, इधर 1 है, 0 + 1 कितना बनेगा? m1। देखो बेस सेम है तो ऊपर की क्या होती है हमेशा? एडिशन, तो 0 + 1 मतलब 1 ही रहेगा, और t क्या रहेगा? -2। ये किसका डायमेंशन मिला आपको? फोर्स का। ऐसे निकालना है आपको फोर्स का डायमेंशन। अब थोड़ा अलग फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हम लोग लेते हैं, दैट इज द चार्ज। इसके लिए आपको चार्ज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। चार्ज का फॉर्मूला आपको किसके फॉर्मूले से मिलेगा? करंट के फॉर्मूले से। व्हाट इज करंट? करंट इज डिफाइंड एज, इट इज द चार्ज पर यूनिट टाइम। इसका मतलब चार्ज क्या आएगा? चार्ज इज डिफाइंड एज, ये टाइम इस साइड आके मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे डिवाइड है, अगर आपने इक्वल टू के इस साइड शिफ्ट किया तो वो मल्टीप्लाई होगा, तो हमें क्या मिलेगा? करंट इनटू टाइम। ओके, तो अभी मैंने चार्ज का फॉर्मूला ये लिखा इन टर्म्स ऑफ दिस, दैट इज करंट इनटू टाइम। इसको रफ करती हूँ, तो यहाँ पे चार्ज का फॉर्मूला हमें मिल गया, दैट इज करंट इनटू टाइम। अब हम लोग इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट है, करंट क्या है? फंडामेंटल है कि डिराइव्ड है? ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मतलब इसका डायमेंशन आप डायरेक्ट लिखोगे। करंट के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं? I या फिर A, तो मैं यहाँ पे A यूज करती हूँ, या फिर I भी आप लोग यूज कर सकते हैं। तो सपोज मैंने A यूज किया, तो करंट का पावर कितना है? 1, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक है। इनटू टाइम भी फंडामेंटल है, तो टाइम का पावर कितना है? 1, तो यहाँ T1 लिखो, ठीक है। हो गए चार्ज का डायमेंशन। L है क्या? नहीं, मतलब 0। मास है क्या? नहीं। टाइम है क्या? यस, टाइम 1, और उसके बाद ये एम्पियर भी हमें लिखना पड़ेगा, करंट 1। इसमें एक ऐड हो गया, देखो ये सभी फंडामेंटल है, तो जो एक्स्ट्रा फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल आ रही है वो आप उसमें ऐड करते जाओगे। ये दोनों 0 की नहीं लिखी तो भी चलेगा, बट ये दोनों आपको लिखनी ही है। इसको आप सिर्फ इतना भी लिख सकते, T1 A1 इतना भी लिख सकते हैं। जो 0 की क्वांटिटीज नहीं लिखी तो भी चलता है, बट जिनकी पावर है उनको आपको लिखना ही पड़ेगा। दिस इज द डायमेंशन ऑफ चार्ज। चार्ज के लिए हम Q सिंबल यूज करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा डायमेंशन ऑफ चार्ज। तो बच्चों अब स्टडी करते हैं इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन देखो क्या है यहाँ पे, द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। तो देखो इसका मीनिंग क्या है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे फोर्स का डायमेंशन लिखा है, फोर्स इज इक्वल टू क्या है? L1 m1 t-2। तो यहाँ पे पावर क्या है? पावर कौन सी है? 1 है, 1 है, -2 है। तो ये पावर हमने किसके हिसाब से इंक्रीज की?
ये फंडामेंटल क्वांटिटी ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के हिसाब से, गिवन फिजिकल क्वांटिटी के हिसाब से हमने इसकी पावर इंक्रीज की। किसकी पावर? फंडामेंटल यूनिट्स की पावर हमने इंक्रीज की इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। तो क्या है डेफिनेशन? द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द powers to which the fundamental units must be raised in order to obtain the unit of a given physical quantity called as dimension। ऐसी डेफिनेशन होती है डायमेंशन की, और इसी को कहा जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम एक्सप्रेस करते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में और उसकी पावर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको कहा जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। ओके, समझ में आया सबको? अभी आपको इसकी डेफिनेशन क्लियरली समझ में आया? अगर ये डेफिनेशन मैं पहले बताती तो आपको समझ में नहीं आता, अभी आपको ठीक से समझ में आई होगी। अगर नहीं समझा तो कमेंट करो, टॉपिक थोड़ा टफ है, आई नो दैट, बट आपको एक बार यूज करने लगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। इजीली आप क्विक सेकेंड्स में आप लोग डायमेंशन सॉल्व कर सकोगे अगर एक बार आपने प्रैक्टिस कर ली तो चलो बच्चों, थोड़ा देखते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अभी मैं थोड़ा इजी क्वेश्चंस लेने वाली हूँ। तो देखो यहाँ पे जेई 1983 एडवांस, मैंने आपको बोला ना जेई की 2 एग्जाम्स होती है, एक मेन होती है और उससे हार्ड एडवांस एग्जाम होती है। तो एडवांस एग्जाम में बहुत ही इजी क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। क्या क्वेश्चन था? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क। टॉर्क क्या है अभी मैं आपको बताऊंगी। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क इज, ये भी आपका 11th-12th का ही टॉपिक है। और ऑप्शंस दिए थे L2 M1 T-2, L-1 M1 T-2, L2 M1 T-3, L1 M1 T-2। तो देखो पहले टॉर्क क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। टॉर्क एक फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे कि हम लोग किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो ये इसको हम फोर्स बोलते हैं। इसको मैंने फोर्स लगाया तो इसको फोर्स बोलते हैं। इसके डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे, बट अगर मैं 2 फोर्सेस लगाऊँ इक्वल एंड अपोजिट तो इसको टॉर्क बोला जाता है। मतलब मैं इससे इस डायरेक्शन में भी फोर्स लगा रही हूँ, इस डायरेक्शन में भी फोर्स लगा रही हूँ, दोनों के ऊपर फोर्स लगा रही हूँ इक्वल एंड अपोजिट, तो बॉडी रोटेट हो रही है। तो जिस फोर्स की वजह से बॉडी रोटेट होती है उसको हम टॉर्क बोलते हैं। डिटेल में हम लोग देखेंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या है देखो, इसका फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसा उसका फॉर्मूला है। इसके बारे में डिटेल में हम लोग टॉपिक आएगा तब पढ़ेंगे, बस अभी फॉर्मूला याद रखो आप लोग। टॉर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये चाहे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, चाहे पैरेलल डिस्टेंस हो, चाहे कौन सा भी डिस्टेंस हो, लेकिन है क्या? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस है मतलब किसकी पावर बढ़ेगी? एल की पावर बढ़ेगी, राइट। अब आपको पता होना चाहिए फोर्स का डायमेंशन। फोर्स का डायमेंशन अभी थोड़ी देर पहले निकाला, नहीं याद तो पीछे जाओ, थोड़ा पीछे जाके देख लो फोर्स का डायमेंशन क्या है। क्या है फोर्स का डायमेंशन? दैट इज L1 M1 T-2, ये है फोर्स का डायमेंशन, राइट। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब L1, डिस्टेंस की पावर 1 है मतलब ये 1 ही रहेगा। तो देखो L1 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 क्या बन गया? L2, 1 + 1 = 2, M1 T-2, ये क्या हुआ आपका? टॉर्क का डायमेंशन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? L2 M1 T-2, L2 M1 T-2, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। अंडरस्टैंड? तो देखो बच्चों, AIEEE 2008 में एक क्वेश्चन पूछा गया था जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था। द डायमेंशंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इन MLT, मास, लेंथ, टाइम एंड C किसके लिए दिया था उन्होंने? कूलॉम के लिए, कैंडेला के लिए नहीं। C किसके लिए दिया था? कूलॉम के लिए। इज गिवन एज, मतलब उनको मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन कूलॉम के फॉर्म में चाहिए। इज गिवन एज M1 L1 T-1 C-1, L0 M1 T2 C-2, M यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, M1 T-1 C-1, और यहाँ पे M1 T-2 C-1। यहाँ L नहीं लिखा है, इसका मतलब L0 है, यहाँ पे भी L0 है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बता दूँ।
तो देखो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? मैग्नेटिक फील्ड हम B से डिनोट करते हैं। B इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय करंट इनटू लेंथ। ये फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड का। अब ये सारे फॉर्मूलेज आपको लर्न करने ही है, ठीक है। आज का होमवर्क समझ लो, ये फॉर्मूले आपको लिखने हैं। एक कार्ड, मैंने आपको बोला एक कार्ड शीट पे ये सभी फॉर्मूलेज लिखो और अपने घर में लगा दो, इसको लर्न करो क्योंकि ये लगने ही वाले हैं। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन करंट इनटू लेंथ, लेकिन उनको मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला किस में चाहिए? कूलोम के फॉर्म में चाहिए। तो हम करंट नहीं लिखेंगे, करंट को कूलोम के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब चार्ज। कूलोम किसका यूनिट है? चार्ज का यूनिट है, राइट। तो करंट का फॉर्मूला क्या है? करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाय टाइम। चार्ज मतलब क्या? कूलोम। कूलोम डिवाइड बाय टाइम, ऐसा उसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम करंट की जगह पे ये लिखेंगे चार्ज डिवाइड बाय टाइम, तो हमें कूलोम मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला मिलेगा फोर्स डिवाइड बाय, करंट की जगह पे हम लिखेंगे चार्ज डिवाइड बाय टाइम इनटू लेंथ। तो यहाँ पे ये टाइम को ऊपर शिफ्ट कर दो, ये टाइम यहाँ डिवाइड है, इसको अगर मैंने ऊपर शिफ्ट किया तो ये क्या होगा? फोर्स को मल्टीप्लाई होगा। मतलब मैंने टाइम को यहाँ शिफ्ट किया तो यहाँ फोर्स को वो मल्टीप्लाई होगा। तो अब देखो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बना? फोर्स इंटू टाइम डिवाइड बाय चार्ज इंटू लेंथ। तो ये चार्ज मतलब कूलोम के फॉर्म में बना। अब हम डालेंगे इसके डायमेंशंस। तो देखो डायमेंशंस ऑफ B, डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब डायमेंशंस ऑफ B इज इक्वल टू हमें मिलेगा डायमेंशंस ऑफ F, जो ऑलरेडी हम लोगों ने निकाला है। नहीं पता तो याद करो, पीछे जाओ थोड़ा देखो, इनटू डायमेंशंस ऑफ T डिवाइड बाय डायमेंशंस ऑफ चार्ज इनटू डायमेंशंस ऑफ लेंथ। ओके, डायमेंशंस ऑफ F क्या है? बोलो सब लोग। डायमेंशंस ऑफ F है L1 M1 T-2। एम आई क्लियर? डायमेंशंस ऑफ T क्या आएगा? T1। डायमेंशंस ऑफ Q मतलब कूलोम उन्होंने लेने के लिए बोला है, तो C1 लिखेंगे हम लोग क्योंकि इन्होंने C1 लिया है। एंड डायमेंशंस ऑफ L क्या है? L1। ओके, लेंथ है मतलब डायरेक्टली L1 ही आएगा। अब देखो यहाँ पे L1 है और नीचे भी 1 है, तो L1 क्या होगा? L0 बन जाएगा, मतलब L1 आएगा ही नहीं। तो ये क्या होगा? L0। M एक ही M है, M1, बाकी कहीं पे भी M नहीं है, तो हम यहाँ M1 ही लिखेंगे। T ये -2 है और ये +1 है, राइट। -2 +1, तो ये -1 बन जाएगा। और ये C नीचे +1 है, ऊपर जाके क्या बनेगा? -1। मतलब डायमेंशन ऑफ B हमें क्या मिलेगा? L0 M1 T -2 +1 -1 एंड C -1। तो है क्या? कौन सा ऑप्शन है? L0 M1 T -1 C -1। L0 इसमें L1 है, इसमें L0 है, लेकिन M1 है T2 है, तो ये नहीं आएगा। M1 L नहीं है मतलब L0 है, M1 है T -1 है C -1। ऑप्शन C इज अ करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया? तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे, देखो सेम क्वेश्चन था लेकिन ट्विस्ट करके उन्होंने पूछा है। चलो वापस एक क्वेश्चन लेते हैं इसका। जेई एडवांस 1983 में डायमेंशन के ऊपर बहुत क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसी में से एक सवाल लेते हैं। इंडक्टेंस L कैन बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड एज, और नीचे ये ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है। इसमें M मास, L लेंथ, टाइम और A किसके लिए है? करंट के लिए है। तो सबसे पहले तो आपको इंडक्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अभी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हमें सॉल्व करना है, सब लोग ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है। तो देखो बच्चों, इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइड बाय करंट। अब आप बोलोगे मैम इंडक्टेंस ही पहली बार सुना, मैग्नेटिक फ्लक्स अभी वापस कहाँ से आ गया? तो इसका भी आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। डोंट वरी, ये सभी टॉपिक आपके 11th 12th के ही टॉपिक्स है। जब आगे आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे आपको ये फॉर्मूलेस पता चलेंगे, ठीक है। तो इंडक्टेंस का मैं अभी डायरेक्टली फॉर्मूला बता रही हूँ आपको, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइड बाय करंट। अब वापस आपको मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। करंट तो फंडामेंटली है, तो ये डायरेक्ट आप लिखोगे। मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए उसका फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। अभी देखो थोड़ी देर पहले मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बताया, तो पहले हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है मैग्नेटिक फील्ड का? फोर्स डिवाइड बाय करंट इनटू लेंथ।
देखो अगर फॉर्मूले पता होगे तो आपको सब कुछ आसान लगेगा, इसलिए आपको मैं बता रही हूँ बार बार कि फॉर्मूले लर्न करो, ठीक है। इंडक्टेंस इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइड बाय करंट, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, और अभी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपको लिखना है फोर्स डिवाइड बाय करंट इनटू लेंथ। तो अभी डालो डायमेंशंस, पता है फोर्स का डायमेंशन क्या है, L1 M1 T-2 डिवाइड बाय करंट के लिए हम A यूज करने वाले हैं क्योंकि उन्होंने A यूज किया है, तो A1 है और लेंथ है मतलब L1, तो क्या बनेगा L1 L1 L0 बन जाएगा, M1 ही रहेगा, T-2 रहेगा और A+1 ऊपर जाके -1 बनेगा। ओके, ये किसका मिला हमें, मैग्नेटिक फील्ड का। डाल दो इसमें मैग्नेटिक फील्ड L0 M1 T-2 A-1 इंटू एरिया का क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ मतलब L2, इसके पहले हमने एरिया का निकाला तो L2 डाला मैंने, तो क्या बनेगा L0 और ये +2 मतलब ये L2 बनेगा, M1 ही रहेगा, T-2 बनेगा, A-1 रहेगा। ये हमें अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, ये हमें किसका मिला, मैग्नेटिक फ्लक्स का। ओके, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स का इसमें डाल दो, क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स का, L2 M1 T-2 A-1 डिवाइड बाय करंट के लिए हमने क्या यूज किया है, A1, तो ये 1 है मतलब ये 1 आएगा, ये +1 ऊपर जाके क्या बनेगा, -1 बनेगा, तो -1 क्या बन जाएगा, -2, तो L2 एज इट इज रहेगा, M1 एज इट इज रहेगा, T-2 रहेगा और A -1 बनेगा -2। देखो एक बार वापस बता देती हूँ हमने क्या किया। हमने पहले मैग्नेटिक इंडक्टेंस का फॉर्मूला लिखा, मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइड बाय करंट। मैग्नेटिक फ्लक्स हमें पता नहीं था तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला लिखा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिखा, फोर्स डिवाइड बाय करंट इनटू लेंथ। फिर इसके डायमेंशंस हमें पता थे, फोर्स के L1 M1 T-2, करंट का A1, लेंथ का L1, तो इनको ऊपर शिफ्ट किया तो हमें मिला L0 M1 T-2 A-1। तो ये हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन मिला। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स के फॉर्मूले में डाला। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला ये था जिसमें एरिया है, तो एरिया के लिए हमने लेंथ इंटू ब्रेड्थ के लिए L2 लिया 2 पावर से, तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला मिला। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला मिला। ये फॉर्मूला हमने इंडक्टेंस के फॉर्मूले में डाला। नीचे करंट है तो A1 लिया क्योंकि करंट के लिए हमने A1 सिंबल यूज किया है। ये +1 है, ऊपर जाके -1 बनेगा, तो ये -1 बन जाएगा -2। ऐसे फाइनल इंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें मिला। तो इसका ऑप्शन ढूंढो, कौन सा ऑप्शन है, देखो L2 है +2, राइट, ये यहाँ पे L+2 है, यहाँ पे भी है L+2। M1 है, इधर भी है, इधर भी M1 ही है, कुछ नहीं मतलब M, तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ तक करेक्ट है। आगे T-2, लेकिन यहाँ पे T4 है, मतलब ये ऑप्शन तो गया, तो कौन सा ऑप्शन बचा, ये वाला। सो दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया सबको? ऐसे आपको सॉल्व करने, फॉर्मूले पूछते हैं, फॉर्मूले होते हैं और फाइनली हम लोग उनको किस में लाके रखते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की पावर में लाके रखते हैं। इंडक्टेंस हो, डिराइड, कौन सी भी डिराइड फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के पावर में लाके रखते हैं। इसी को कहा जाता है डायमेंशनल एनालिसिस। अभी इसमें बहुत सारा पढ़ाई करना है हमें, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, इसको बहुत डेप्थ में पढ़ना है क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का यही है, जो कि सभी चैप्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो होप सो आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं। एक्चुअली वीडियो बहुत बड़ा बन चुका है, तो लेकिन टॉपिक भी बहुत इम्पॉर्टेंट था, समझाना ज़रूरी था, ठीक है। तो ठीक से पढ़ो, अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट करो या फिर अपने ग्रुप में मैसेज डाला तो भी मुझे चलेगा। ओके, इसके नोट्स मैं आपको देती हूँ। बच्चों आज आपके लिए होमवर्क भी देने वाली हूँ मैं, पहले नोट्स ले लो। देखो कल शायद 1 सेकेंड ना, मेजरमेंट ऑफ टाइम के भी नोट्स बाकी है। तो कल हमने ये पेज नंबर 16 मेजरमेंट ऑफ टाइम स्टडी किया था, यहाँ से ले लो। ये पेज नंबर 16 है।
ये है पेज नंबर 17, पेज नंबर 18, पेज नंबर 19, पेज नंबर 20 एंड पेज नंबर 21। तो देखो बच्चों, आज आपके लिए होमवर्क है। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो फॉर्मूले ढूंढने हैं, फॉर्मूले की लिस्ट बनानी है। ओके, उसके बाद आपको डायमेंशंस लिखने हैं, एनर्जी, प्रेशर, रेजिस्टेंस, स्ट्रेस, मोमेंटम के। इन सब के डायमेंशंस आप लिख के मुझे बताओगे। फिर आपको मैं कल इसके ऊपर कुछ JEE के क्वेश्चंस भी दूंगी, वो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, मैं JEE के क्वेश्चंस इसलिए ले रही हूँ ताकि आप हाई लेवल का स्टडी करोगे तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम CET, नीट, उससे कम जो है वो कुछ नहीं लगेंगे, आपको इजीली समझ में आएगा। इसलिए मैं थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस ले रही हूँ ताकि आपको सब क्वेश्चंस इजी लगे। स्टेट बोर्ड भी आपको कुछ नहीं लगेगा, सब इजी लगेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों। सब स्टूडेंट्स सॉल्व करके ग्रुप में फ़ोटो डालेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।